ये है ABPL डिजिटल नेटवर्क और आप देख रहे हैं ABPL न्यूज। नमस्कार, मैं हर्षिता और आप देख रहे हैं ABPL न्यूज। किच्छा में देर रात्रि अज्ञात कारणों के चलते अनुपम सिनेमा में आग लग गई। सिनेमा के अंदर से धुआं उठता देख मौके पर हड़कंप मच गया। इस घटना में करीब 1.5 करोड़ रुपए का नुकसान होने की संभावना जताई जा रही है। मौके पर पहुंचे 4 दमकल वाहनों ने करीब 5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। उधम सिंह नगर के किच्छा में अनुपम सिनेमा में अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई। घटनाक्रम में करीब 1.5 करोड़ रुपए का माल जलकर खाक हो गया। बताया जा रहा है कि 2 बजे अचानक अनुपम सिनेमा के अंदर से धुआं उठता देख स्थानीय व्यापारी ने अनुपम सिनेमा के स्वामी भूपेंद्र चौधरी बबलू को मामले की जानकारी दी। सूचना पर सिनेमा स्वामी भूपेंद्र चौधरी बबलू मौके पर पहुंचे और दमकल वाहनों सहित पुलिस प्रशासन को घटना की जानकारी दी। अनुपम सिनेमा के स्वामी भूपेंद्र चौधरी बबलू की सूचना पर 4 दमकल वाहन मौके पर पहुंचे और 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। घटना में करीब 1.5 करोड़ रुपए का स्पीकर बॉक्स, सीटें, सिनेमा चलाने वाली मशीनें सहित अन्य सामान जलकर खाक हो गया। अपने सहयोगी ऋषभ शर्मा के साथ राजू सहगल, ABPL न्यूज़ किच्छा। तो कम से कम नहीं 1.25 से 1.5 करोड़ के बीच में इसका नुकसान हुआ है। जो फर्नीचर अभी और आंकलन होगा, जितने जैसे जैसे सामान चेक करेंगे, ये रात 12 बजे करीब यहाँ से हमारा जो ये अपने हनी पार्लर वाले जो हैं वो गेट बंद करके जाते हैं। 1 बजे करीब ये अपने ATM के गार्ड बताते हैं इनको, हमारे मैनेजर को, कि यहाँ पे ऊपर से आग निकल रहा है केबिन के रास्ते से। इन्होंने जाके चौराहे पे पुलिस को बोला। 15 मिनट के अंदर फायर ब्रिगेड आ गई, जो कि सुबह 4:30 बजे तक ये ऑपरेशन चला। उसमें हमारा सारा थिएटर डैमेज हो गया। कोई आइडिया नहीं लगा वजह नुकसान किससे हुआ? नुकसान हम मानते हैं 1.5 से कम नहीं होगा, 1.5 सवा 1.5 मतलब करोड़। कैसी घटना हुई है? अज्ञात देखिए, कुछ नहीं, सिनेमा बंद था। मॉर्निंग में सिनेमा ट्रायल चलता था 20 से 25 मिनट का। हम करीब 1 महीने से चला रहे हैं, क्योंकि हमारी उम्मीद थी 5 मई से खोलेंगे, 5 अक्टूबर इससे नवंबर से। उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने भी आपदा क्षेत्रों का दौरा किया। वहीं हल्द्वानी पहुंचने पर उन्होंने पत्रकार वार्ता में बताया कि इस बार की आपदा में पुलिस का काम सराहनीय रहा। पुलिस द्वारा 9000 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज एक बार फिर क्षतिग्रस्त गौलापुर का निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ आपदा प्रबंधन मंत्री धन सिंह रावत और जिले के प्रभारी मंत्री यतीश्वरानंद भी मौजूद रहे। लिए शुरू हो जाएगा। देखिए, गोला का पुल हमारे इस पूरे क्षेत्र के लिए और पूरे आवागमन के लिए बहुत लंबे क्षेत्र को जोड़ने का काम करता है। ये एक प्रमुख पुल है और जिस दिन से भी ये पुल क्षतिग्रस्त हुआ है, उसी दिन से हमारा प्रयास है कि ये पुल जल्दी से जल्दी चालू हो जाए। और कल की बैठक में भी हमने इस पर बहुत जोर दिया है, इसलिए सारे नियमों को भी हमने शिथिल किया है। और आज भी हम लोग इसलिए यहाँ पर आए हैं कि जल्द से जल्द ये पुल आम जनता के लिए, आवागमन के लिए बन जाए। उसके लिए जो भी ज़रूरी इंतजाम है वो ज़रूरी इंतजाम करने को कहा है। इसका काम युद्ध स्तर पर होगा और बहुत जल्दी से चालू हो जाएगा। लगातार हवाई दौरे करे जा रहे हैं और स्थलीय दौरे आपके द्वारा किए जा रहे हैं। आपदा का क्या आकलन लगाया जा रहा है अभी तक का? देखिए, आपदा में बहुत नुकसान हुआ है, उसके बावजूद भी हमारा प्रयास है, हमारी पूरी सरकार, हमारे सभी मंत्रीगण, सभी विधायकगण, संगठन के लोग, सारे लोग इस समय सेवा के कार्यों में लगे हुए हैं। और जो आपदा प्रभावित लोग हैं उनको हर हाल में उससे उबारना है। इसमें हम सभी का सहयोग चाहते हैं, सभी लोग आगे आकर इस काम में लगें, यही सबसे अनुरोध है। सर, जैसा कि कमिश्नर साहब ने भी कहा था कि करीब कुमाऊं में 2000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, तो क्या कोई केंद्र सरकार से कोई स्पेशल पैकेज की या इस तरह की कोई डिमांड की जा रही है आप लोगों की तरफ से? अभी हम लोग उसका आकलन कर रहे हैं। केंद्र सरकार की टीम आई हुई है और वो सर्वे कर रहे हैं। सर्वे के आधार पर जो भी आकलन होगा उसके बाद। सर, विद्युत आपूर्ति भी कई जगह पर ठप है, पेयजल आपूर्ति, बहुत सारी चीजें ठप है। व्यवस्था कब तक सुधरेगी? देखिए, विद्युत आपूर्ति है, हमारे सड़कों का आवागमन है, दूर संचार व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, बिजली की व्यवस्था है, इसके साथ साथ दवाइयों की सप्लाई है, राशन की सप्लाई है। सभी पर हमारा विशेष फोकस है और सरकार हर संभव जो भी काम करना है वो करेगी। वो किसी भी कारण से वो काम नहीं रुकेगा, लोगों की सेवा कार्य जारी रहेगा, आपदा प्रभावितों की मदद
उधम जारी सिंह नगर की रहेगी। बात करें, आपके द्वारा फ्री मीटर देने की बात कही गई है और लगातार आपके द्वारा जो आपदा पैकेज है जो पीड़ितों को दिया जा रहा था वो भी बढ़ाने की बात कही गई है। आपके क्या कहना चाहिए? हम उन सभी पर विचार कर रहे हैं और मीटर के बारे में हमने कह दिया है कि मीटर जो है उसको फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाएगा। सर, कुछ जगह पे बचाव के कार्य तो बढ़िया हुए, लेकिन जो अब चीजें बेहतर होनी चाहिए, जो उनको खाने पीने की चीजें, रसद सामग्री वो नहीं पहुंच पाई, शासन और सरकार के खिलाफ देखने को मिली है। नहीं, मैं आप सबका भी धन्यवाद करना चाहता हूं, मीडिया के बंधुओं का भी बहुत धन्यवाद है। समाज के विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले स्वयंसेवी संगठनों का, जागरूक मतदाताओं का, जागरूक हमारे जो भी समाज के काम करने वाले लोग हैं, उन सभी का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने समय समय पर सुझाव दिए हैं और जहां कमियां हैं वो भी बताई हैं। उन कमियों को हम हर संभव दूर करेंगे। उसके लिए लगातार हम समीक्षा बैठक कर रहे हैं। हम लोग स्वयं उन क्षेत्रों में जा रहे हैं और यही जानने के लिए जा रहे हैं जहां कमी है उसको दूर करेंगे। थैंक यू। रात के अंधेरे में खनन माफिया अवैध खनन करने में जुट जाते हैं। एक ऐसा ही मामला जसपुर क्षेत्र के सिवका का है, जहां खनन माफिया रात के अंधेरे में अवैध खनन करने में जुटे हुए थे। पड़ोसी परिवार द्वारा कई बार मना करने के बाद भी खनन माफिया नहीं माने, जिसकी पड़ोसियों ने उच्च अधिकारियों से शिकायत की, जिसके बाद अवैध खनन पर प्रशासन की कार्रवाई जारी हो गई है। नाम अमरजीत सिंह है। ये जसवंत सिंह का खेत है, उसका लड़का सुखबीर सिंह सुखा करवाता है। रात को 5-6 ट्रैक्टर चलते हैं, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, टैग लगा रखी है ऊंची ऊंची, सोने भी नहीं देते हैं ये लोग। हमने रात करी थी, उसमें एडीएम साहब को भी करी थी, कानून साहब को भी करी थी, बाहिद हुसैन पटवारी जी का भी फ़ोन आया था हमें रात। इसमें उन्होंने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करी है। फिलहाल तो ये जो खनन हुआ इसमें उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। फ़ोन आया था कि यहाँ पर खनन की कार्रवाई की जा रही है, तो हमारी जो रेवेन्यू टीम है उनको सूचित कर दिया गया था और मौके पर रिपोर्ट तैयार की गई है। इसमें ये पता लगा कि जो भूमि है सिंचाई विभाग की भूमि है और साथ ही पतरामपुर चौकी इंचार्ज को भी इसमें कड़े कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे। और जो हमारे द्वारा से एक लेटर भी जारी किया जा रहा है सिंचाई विभाग को कि अपने भूमि पर प्रॉपरली इसमें डिमार्केशन कर ले और आगे की कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। वन अनुसंधान केंद्र में देश की पहली एरोमेटिक गार्डन का आज महाराष्ट्र से आई समाज सेविका वीना राव और मुख्य वन संरक्षक संजीव चतुर्वेदी ने संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। 3 एकड़ क्षेत्र में स्थापित किए गए गार्डन में 140 विभिन्न प्रजातियों को संरक्षित किया गया है। देश के सबसे बड़े एरोमेटिक गार्डन का उद्घाटन हुआ है। ये देश में अपने तरह का सबसे बड़ा एक सघन प्रजातियों का केंद्र है। इसमें 140 के करीब प्रजातियां संरक्षित की गई हैं और इसमें पूरे देश के अलग अलग हिस्सों से, दक्षिण भारत से चंदन की प्रजाति, उत्तर पूर्वी भारत से अगरवुड की प्रजाति, तटीय क्षेत्रों से केवड़े की प्रजाति और हमारे तराई के क्षेत्र से जो पारिजात की प्रजातियां हैं, तो इस तरह की अलग अलग प्रजातियों को एक जगह एक साथ लाकर संरक्षित किया गया है। इसमें तुलसी की करीब 27 प्रजातियाँ हैं, इसी तरीके से अदरक की करीब 9 प्रजातियाँ हैं, जासमीन की 10 के करीब प्रजातियाँ हैं। तो इनका उद्देश्य ये है कि इन प्रजातियों को संरक्षित किया जाए, इनके बारे में लोगों में जागरूकता फैलाई जाए और इनके जरिए लोगों की आजीविका के नए रास्ते तलाशे जाएं। का एक कंजर्वेशन सेंटर बनाया गया है जहाँ पे सारे एरोमेटिक प्लांट्स पूरे देश से मंगाए गए हैं और इनको कंजर्वेशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों होगा और 1-2 साल में सभी लोगों को ये पौधे उपलब्ध भी हो जाएंगे। यहाँ पे ज़्यादातर अगर का जो नॉर्थ में ईस्ट में रहता है वो प्लांट से लेके साउथ में केरला में इलायची छोटी रहती है, वहाँ काला मरी और गूगल, सभी तरह के पूरे देश की प्रजातियों को इकट्ठा किया गया है और ये बहुत ही अच्छा मुहिम चलाया जा रहा है। और तुलसी की लगभग 16-17 प्रजातियाँ यहाँ पर है। महाराष्ट्र में कंजर्वेशन सेंटर में एक ऐसा बनाना चाहिए जहाँ से मैं ये एक सभी राज्यों को अपना अपना कंजर्वेशन सेंटर बनाना चाहिए और यहाँ पे सुरंगी जो महाराष्ट्र की लुप्त होती प्रजाति है वहाँ भी ये नहीं मिल रही है, वो यहाँ पे कंजर्वेशन सेंटर में लाई गई है। तो इस तरह से बहुत ही बढ़िया कार्य हो रहा है और इसको बहुत ही फैलाना चाहिए पूरे देश में और एक टूरिस्ट स्पॉट जैसे इसको भी यूज़ करना चाहिए ताकि लोगों को, छोटे छोटे बच्चों को जो आज पता नहीं है कि सेंट और इत्र लगा के ही लोग ये कर रहे हैं, बट हम पौधे भी लगा के बहुत अच्छा वातावरण सुगंधित बना सकते हैं। ये एक मैसेज है कि आपके पास छोटी जगह है, छोटे गमले में आने वाली गंधराज जैसी प्रजाति लगा सकते हैं, मोगरा लगा सकते हैं, पारिजात लगा सकते हैं, तुलसी की 14 प्रजाति है वो लगा सकते हैं। या आपके पास बड़ी जगह है तो आप सुरंगी लगा सकते हैं, अगर लगा सकते हैं, गूगल लगा सकते हैं। तो ये एक अच्छा मैसेज जा रहा है देश में कि अपनी प्रजातियों को संभालिए आप और इन्हें हो सके उतनी जगह पे लगाइए ताकि जो जगह पे हम कांग्रेस ग्रास या जंगली बबूल या
जो लेंटेना जैसी जंगली प्रजातियां आ जाती है और हमारे नेटिव प्लांट्स को मार देती है, वो बच जाए। अगर आप ये निकालना चाहेंगे तो भी नहीं निकल पाती है, क्योंकि वो एकदम इन्वेजिव होती है। अगर आप अपने सुगंधित पौधों की प्रजातियां लगाएंगे, अपने आप वो बच जाएगी। नगर पालिका अध्यक्ष गुरजीत सिंह ने अपने कार्यालय पर प्रेस वार्ता आयोजित की, जिसमें क्षेत्र की 3.5 करोड़ रुपए की सड़कों और नालियों के क्षतिग्रस्त होने की बात कही। साथ ही उन्होंने प्रदेश सरकार से आपदा पीड़ितों को मुआवजा दिलाने की मांग की है। आपदा से पूरे नगर पालिका क्षेत्र में हमने आकलन करवाया है। लगभग 3.5 करोड़ रुपए का नुकसान शहरी क्षेत्र में सड़कों को, नालों को हुआ है। कहीं नाले बह गए हैं, नालियाँ बह गई हैं, कहीं सड़कों की दीवारें गिर गई हैं। जो पुरानी सड़कें थी हमारी जर्जर हालत में आ गई हैं। तो इसका आकलन कराया गया है। तो 3.5 करोड़ रुपए का आकलन बना के हमने शासन को भेजा है। शासन से इसकी मांगा गया था कि कितना है आपके यहाँ नुकसान, तो उसका आकलन शासन को भेज दिया गया है और उम्मीद करते हैं कि शासन से ये पैसा मिलेगा। और हम शासन से आपके माध्यम से ये भी कहना चाहते हैं, बाजपुर में हमारे व्यापारी बंधुओं की दुकानों में पानी आया, घरों में पानी आया लोगों का, उन्हें उचित मुआवजा, ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा उन लोगों को दिया जाए, ताकि सामने त्यौहार है, दीपावली है और लोगों को इस समय जो है बाढ़ का दंश झेलना पड़ रहा है। उनकी मदद ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सरकार को लगता है उससे भी ज़्यादा करनी चाहिए। और हमारे किसान भाई जिनकी फसलें बाढ़ में बह गई, धान टालियों में उग गए हैं, जम गए हैं, अंकुरित हो गए हैं, उन किसान भाइयों की भी सरकार को प्रति एकड़ के हिसाब से, जो किसान है, कम से कम 20,000 रुपये प्रति एकड़ कम से कम तो उनकी मदद होनी चाहिए, किसानों की भी। और ऐसे हमारे जो व्यापारी भाई हैं, जिसका जितना नुकसान हुआ उसका आकलन करके उसको, अगर उसका पूरा पैसा ना दे सके तो आधा पैसा तो कम से कम सरकार उनके उसका दे जो उनका नुकसान हुआ है, जिससे कि वो आने वाले समय में अपने पैरों पर खड़े हो सकें और अपना जीवन, अपने परिवार का जीवन पटरी पे ला सकें। और इसको आगे जो हमारे राजीव नगर है, वार्ड नंबर 13 है, वार्ड नंबर 8 है, वार्ड नंबर 11 है, वार्ड नंबर 5 है, 6 है, इसमें बाढ़ का पानी लगभग लोगों के घरों में 1-1, 2-2 फुट, 3-3 फुट तक रहा है। सबसे ज़्यादा नुकसान राजीव नगर में, मैं गया था, सर्वे करा था, सबसे ज़्यादा नुकसान वहाँ हुआ है, गरीब तबका है। तो मैं सरकार से अनुरोध करूँगा कि उनके घर में कपड़ा तक नहीं बचा है सूखा, तो अनुरोध करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इन लोगों को अनुदान दिया जाए। तो हर सर पे गरीब आदमी है, दिहाड़ी भी नहीं है इस समय, मजदूरी भी नहीं है और नुकसान बहुत बड़ा हो चुका है। और इससे जो है सरकार ही हमारे लोगों की मदद कर सकती है, इस त्रासदी से बाहर निकाल सकती है। जय हिंद, जय। कोविड वैक्सीनेशन में उत्कृष्ट कार्य करने पर सब सेंटर चामी कोयराली में तैनात एएनएम पूनम नौटियाल से मन की बात कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की। प्रधानमंत्री ने वैक्सीनेशन के दौरान आई परेशानियों के संबंध में भी पूनम से बात की। इस कार्यक्रम को आकाशवाणी द्वारा प्रसारित किया गया है। श्रोताओं को उत्तराखंड के बागेश्वर की एक ऐसी ही एक हेल्थ वर्कर पूनम नौटियाल जी से मिलवाना चाहता हूँ। साथियों, ये बागेश्वर उत्तराखंड की उस धरती से है जिस उत्तराखंड ने 100% पहला डोज लगाने का काम पूरा कर दिया है। उत्तराखंड सरकार भी इसके लिए अभिनंदन की अधिकारी है, क्योंकि बहुत दुर्गम क्षेत्र है, कठिन क्षेत्र है। वैसे ही हिमाचल ने भी ऐसी कठिनाइयों में 100% डोज का काम कर लिया है। मुझे बताया गया है कि पूनम जी ने अपने क्षेत्र के लोगों के वैक्सीनेशन के लिए दिन रात मेहनत की है। पूनम जी नमस्ते। सर प्रणाम। पूनम जी अपने बारे में बताइए जरा देश के श्रोताओं को। सर मैं पूनम नौटियाल हूँ। सर मैं उत्तराखंड के बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में चामी कोयराली सेंटर में कार्यरत हूँ। सर मैं एक एएनएम हूँ। पूनम जी मेरा सौभाग्य है, मुझे बागेश्वर आने का अवसर मिला था। वो एक प्रकार से तीर्थ क्षेत्र रहा है, तो वहाँ पुरातन मंदिर वगैरह भी मैं बहुत प्रभावित हुआ था कि उस सदियों पहले कैसे लोगों ने काम किया होगा। हाँ जी सर। पूनम जी, क्या आपने अपने क्षेत्र के सभी लोगों का वैक्सीनेशन करवा लिया है? हाँ जी सर, सभी लोगों का हो चुका है। आपको किसी प्रकार की दिक्कत का भी सामना करना पड़ा क्या? हाँ जी सर। सर हम लोग जैसे बारिश होती थी वहाँ पे और रोड ब्लॉक हो जाती थी सर, नदी पार करके गए हैं सर हम लोग ना,
और सर घर घर गए हैं, जैसे NSCBC के अंतर्गत हम लोग घर घर गए हैं जो लोग सेंटर में नहीं आ सकते थे, जैसे बुजुर्ग लोग और दिव्यांग लोग, गर्भवती महिलाएं, धात्री महिलाएं, ये लोग सर। लेकिन वहाँ तो पहाड़ों पर घर भी बहुत दूर दूर होते हैं जी। तो एक दिन में कितना कर पाते थे आप? सर किलोमीटर के हिसाब 10 किलोमीटर, कभी 8 किलोमीटर। खैर, ये जो तराई में रहने वाले लोग हैं उनको ये समझ नहीं आएगा कि 8-10 किलोमीटर क्या होता है। मुझे मालूम है पहाड़ के 8-10 किलोमीटर मतलब पूरा दिन चला जाता है। हाँ जी। लेकिन एक दिन में, क्योंकि बड़ा मेहनत का काम है और वैक्सीनेशन का सारा सामान उठा करके जाना, आपके साथ कोई सहायक रहते थे कि नहीं? हाँ जी, टीम मेंबर हम लोग 5 लोग रहते सर ना। हाँ। तो उसमें डॉक्टर हो गए, फिर एएनएम हो गई, फार्मासिस्ट हो गए, आशा हो गई और डाटा एंट्री ऑपरेटर हो गए। अच्छा, वो डाटा एंट्री वहाँ कनेक्टिविटी मिल जाती थी या फिर बागेश्वर आने के बाद करते थे? सर कहीं कहीं मिल जाती, कहीं कहीं बागेश्वर आने के बाद करते थे हम लोग। अच्छा, मुझे बताया गया है पूनम जी कि आपने आउट ऑफ द वे जाकर लोगों का टीका लगवाया। ये क्या कल्पना आई आपके मन में, विचार कैसे आया और कैसे किया आपने? हम लोगों ने पूरी टीम ने संकल्प लिया था कि हम लोग एक भी व्यक्ति छूटना नहीं चाहिए, हमारे देश से कोरोना बीमारी दूर भागनी चाहिए। मैंने और आशा ने मिलकर प्रत्येक व्यक्ति के हम लोगों ने गांव वाइज ड्यू लिस्ट बनाई, फिर उसके हिसाब से जो लोग सेंटर में आए उनको सेंटर में लगाया, फिर हम लोग घर घर गए हैं सर। फिर उसके बाद जो लोग छूटे हुए थे, जो लोग नहीं आ पाते सेंटर में। अच्छा, लोगों को समझाना पड़ता था? हाँ जी, समझाया। हाँ जी। लोगों का उत्साह है अभी भी वैक्सीन लेने का? हाँ जी सर, हाँ जी। अब तो सर लोग समझ गए हैं। फर्स्ट में बहुत दिक्कत हुई हम लोगों को समझाना पड़ता था कि ये जो वैक्सीन है सुरक्षित है और असरदार है। हम लोग भी लगा चुके हैं तो हम लोग तो ठीक हैं। आप आज सभी महिलाओं ने पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत रखा है। सुहागन महिलाएं करवा चौथ के अवसर पर खरीदारी में कोई कसर नहीं छोड़ती हैं और इसी वजह से बाजार भी हफ्तों से सजे हुए हैं और बाजारों में एकाएक तेजी देखने को मिल रही है। सोने के आभूषण से लेकर सजने संवरने का हर सामान बाजार में खूब बिक रहा है। आइए डालते हैं एक नज़र। इकोनॉमी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी 2-3 दिनों से मार्केट अच्छी चल रही है। बीच में थोड़ा ये बारिश के उससे और रोड जो बंद हुई थी उसके उससे थोड़ा मार्केट में एकदम गिरावट आ गई थी। पर अब रोड वगैरह खुद मौसम साफ होने से काफ़ी एकदम अच्छा वो है, मार्केट में काफ़ी चहल पहल हो रही है और अच्छी खरीदारी हो रही है। पिछले साल की उससे और बेटर है, लोग बढ़िया ढंग से सामान खरीद रहे हैं क्योंकि इस बार चॉइस ज़्यादा है तो अपने उनकी मनपसंद चीज़ें मिल रही हैं उन्हें। करवा चौथ में महिलाओं की कैसी शॉपिंग इसमें देखने को मिल रही है इस बार? महिलाओं की करवा चौथ में शॉपिंग महिलाओं की होती है, महिलाएं काफ़ी खरीद रही हैं और कुछ जो नहीं आ सकती है तो उनके हस्बैंड वगैरह भी आ रहे हैं, काफ़ी अच्छी खरीदारी कर रहे हैं और अच्छा है काफ़ी। मैं कि पिछले साल से काफ़ी अच्छी रौनक है मार्केट अब उठने लग गया है। मार्केट उठेगी अब क्योंकि नेचुरली क्योंकि बीच में बंदी था लॉकडाउन वगैरह के, उससे फिर अभी नवरात्रि में अच्छा काम हुआ और आगे भी उम्मीद है कि दीपावली में अच्छा काम होगा। और आप सभी को दीपावली और करवा चौथ की शुभकामनाएं हमारी तरफ से। तो बताएंगे किस तरह का माहौल बाजार बना हुआ है? माहौल बहुत बढ़िया है। 2 साल बाद कोरोना के बाद आज बड़ी मुश्किल से इस टाइम पे काम हुआ है। बीच में बारिश की वजह से भी थोड़ा वो था कि होगा नहीं होगा, लेकिन अच्छा काम है।